जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी पहली लोकसभा से लेके वर्तमान में जो ये लोकसभा बन रही है ये 18वीं लोकसभा बनेगी। तो पहली लोकसभा से लेके 18वीं लोकसभा कब कब लोकसभा का निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ और कब कब लोकसभा से जो मंत्री दल का जो नेता होता है उन्हें प्रधानमंत्री कब बनाया गया, कौन प्रधानमंत्री किस लोकसभा के निर्वाचन से कौन प्रधानमंत्री पद पर आए हैं, तो उनके बारे में क्लास है। पहली से लेके वर्तमान में 18वीं लोकसभा का निर्वाचन हुआ। इस 18वीं लोकसभा और भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और इनके बारे में क्लास में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि कुछ पॉइंट इसमें वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए। और पहली लोकसभा से लेके कब पहली लोकसभा का निर्वाचन हुआ और भी वर्तमान में 18वीं लोकसभा है, तो कब पहली से लेके 18वीं लोकसभा तक कब कब इनका निर्वाचन किया गया और इनकी निर्वाचन से कौन मंत्री दल का नेता उभर कर आया, जो मंत्री परिषद का नेता बनकर जो सामने आया और मंत्री दल के नेता के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, पहली लोकसभा का निर्वाचन 1952 में किया गया था। पहली लोकसभा का निर्वाचन 1952 में किया गया था। हाल और इसमें कांग्रेस दल का वर्चस्व था, कांग्रेस दल का उसमें कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था और कांग्रेस दल के नेता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो पहला शपथ प्रधानमंत्री के रूप में पहला शपथ समारोह 1952 में हुआ था। ये इसको याद रखिएगा, 1952 में हुआ था, ना कि 1947 से 1947 को देश आजाद हुआ और 1947 से 1951 तक ये सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ये इलेक्शन के रूप में, इलेक्टेड के रूप में, निर्वाचन के रूप में 1952 में चुनाव हुआ और 1952 में प्रधानमंत्री चुने गए। चुनाव के रूप में, निर्वाचन के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 1947 से 1951 तक सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी थी, तो सर्वसम्मत कांग्रेस दल का वर्चस्व था, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। तो उस समय सर्वसम्मत से जो वरिष्ठ नेता थे उन लोगों ने सर्वसम्मत से पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया था। पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था लोकसभा का। जब लोकसभा का पहला इलेक्शन निर्वाचन हुआ था उस समय लोकसभा के अध्यक्ष किसको, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर, पूरा नाम है जीवी मालवंकर, इनका शॉर्ट नाम है गणेश वासुदेव मालवंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे और इनका कार्यकाल भी 1952 से 1956 तक इनका कार्यकाल रहा। ये प्रथम व्यक्ति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, कौन, गणेश वासुदेव मालवंकर। इसके बाद दूसरी लोकसभा का निर्वाचन 1957 में हुआ। फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो 52-5-57 में लोकसभा का फिर चुनाव हुआ और जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जीत हुई और ये पुनः भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर निर्वाचित हुए। और दूसरे व्यक्ति के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में दूसरा व्यक्ति एस अनंत संयम अयंगर हुए। एस अनंत संयम अयंगर दूसरे व्यक्ति थे जो लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे, दूसरे कार्यकाल में 1956 से 1962 तक इनका दूसरा कार्यकाल, लोकसभा के अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल ये रहा। तो पहले व्यक्ति लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष अनंत संयम अयंगर, ये दूसरे अध्यक्ष थे, दूसरे व्यक्ति थे जो दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने थे और इनका कार्यकाल 1956 से 1962 तक रहा। लोकसभा का तीसरा निर्वाचन चुनाव, तीसरे जो निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया थी वो 1962 में हुई। अब यहाँ पे समझिएगा, तीसरी लोकसभा इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पे तीसरी लोकसभा का निर्वाचन, तीसरे प्रधानमंत्री का कार्यकाल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसको पहला ये पॉइंट आया यहाँ पे, यहाँ एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा इसको और दिमाग खोल के बैठिए बिल्कुल। क्योंकि यहाँ देखिए खिचड़ी पकी तो खिचड़ी बहुत पकेगी। यहाँ पे 1962 में तीसरा लोकसभा का निर्वाचन हुआ और इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए, निर्वाचन हुआ और निर्वाचित हुए। ये तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल इन्होंने किया, तीसरा कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी तक के सबसे लंबे प्रधानमंत्री कार्यकाल में सबसे लंबे प्रधानमंत्री का कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ये आप समझिए। इसके बाद दूसरे व्यक्ति में आपके आ जाते हैं नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। तो समझिए यहाँ पे 1962 में निर्वाचन हुआ जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया जाता है।
शपथ समारोह उसमें भी हुआ। लेकिन इनकी 1964 में 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी बीमारी से पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो लोकसभा भंग नहीं होती है। लोकसभा हमने कहा लोकसभा जब भंग कब होगी, जब कोई मंत्री पद से इस्तीफा दे देगा, मंत्री पद खाली हो जाएगा। इनकी मृत्यु हो गई, कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई। तभी तीसरी लोकसभा में क्या कहते हैं, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए। कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे चुना गया? गुलजारीलाल नंदा को प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। ये याद रखिए, ये पहला एग्जाम पॉइंट। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? गुलजारीलाल नंदा को चुना गया था। इसके बाद जब प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा को चुना गया तो ये इन्होंने अपना कार्यकाल किया, इन्होंने कार्य किया। इसके बाद लोकसभा का प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री का निर्वाचन और प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री का पद इनको किसको? लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। प्रधानमंत्री के पद पर इनको आसीन किया गया, लाल बहादुर शास्त्री को। 1964 से 1966 तक इनका लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल होता है। इस समय भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 में। तो उस भारत पाकिस्तान, उसके बाद ये सभी कुछ जो अपने कुछ जो विदेशी होते हैं, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सब मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं और अपने राजदूत, अपने मंत्री और विदेश मंत्री को और प्रधानमंत्री की एक बैठक को बुलाते हैं, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भी बैठक में शामिल होने जाते हैं। और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री कौन? लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। तो ये 1966 में ये सम्मेलन में आयोजन हुआ था। जो सम्मेलन में आयोजित होने गए थे तो वापसी आ रहे थे तो इनका एयरप्लेन था वो क्रैश हो गया था। ताशगंज में इनकी मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री की। इसके बाद जब इनकी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में थे, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर एक बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा आ जाते हैं। समझिए, गुलजारीलाल नंदा प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति गुलजारीलाल नंदा थे, जो 2 बार कार्यवाहक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। कौन? गुलजारीलाल नंदा। इसका बताया कांग्रेस का वर्चस्व था। कांग्रेस बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी और कांग्रेस का सभी मतलब वर्चस्व था, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी और सारे नेता कांग्रेस में थे। तो सर्वसम्मत से फिर इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री का पद यहाँ फिर इनकी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद खाली हो जाता है तो ये क्या कहते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी को फिर प्रधानमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि उस समय जो भी प्रधानमंत्री का जो भी पद था वो गांधी परिवार में ही था। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री यहाँ पे बनती हैं। यहाँ चुनाव नहीं होता है, यहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन जो चौथा इलेक्शन, तो यहाँ पे ये देखिए क्या बताया था, खिचड़ी बन गई। यहाँ मैं ये बता रहा था 1962 में कितने लोगों ने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारीलाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर गुलजारीलाल नंदा और उसके बाद इंदिरा गांधी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी, ये हो गया। और उसके बाद शपथ कितने लोगों ने ली? देखो, पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1962 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ में लेकर प्रधानमंत्री का पद आसीन करते हैं। इसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं तो गुलजारीलाल नंदा। इसका लाल बहादुर शास्त्री जी शपथ लेते हैं, इनकी मृत्यु होने के बाद फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा होते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी व्यक्ति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, मतलब 1 2 3 4 लोग। तीसरी लोकसभा में 4 लोग प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करते हैं। 4 लोग प्रधानमंत्री के पद पर कार्य होता है, समझ लीजिए तीसरी लोकसभा में। ये था, ये पॉइंट बता रहे थे। और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। चौथी लोकसभा का निर्वाचन 1967 में होता है। 1967 में निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, जिसमें
यहाँ पे प्रधान इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी का 1966 से। तो यहाँ पे चुनाव होता है, तो यहाँ पे जब 1967 में 1967 में जब इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीतती हैं और ये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करती हैं, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करती हैं चौथी लोकसभा में। इसके 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में होता है, 1971 में होता है। 1971 में 5वीं लोकसभा का चुनाव होता है और इसमें भी इंदिरा गांधी, भाई कांग्रेस ही पार्टी थी उस समय, सबसे बड़ा दल था कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के रूप में फिर ये प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी चुनी जाती हैं। और यहाँ पे 1976 में चुनाव होना चाहिए 5 वर्ष के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या करती है इंदिरा गांधी, 1975 में इनके इंदिरा गांधी के विरोध में क्या कहते हैं जन सैलाब उमड़ पड़ता है और इनका विरोध करता है, जिसके कारण ये राष्ट्रपति से बात करके राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देती हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देती है। और 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपात लग जाता है, जिसके कारण चुनाव नहीं हो पाता। और चुनाव जब होता है, 6ठी लोकसभा का चुनाव होता है 1977 में, 1977 में चुनाव होता है। अब जब यहाँ पे ये राष्ट्रीय आपात लगा देती हैं तो इससे जनता और नाखुश हो जाती है इनसे। जब यहाँ पे नाखुश हो जाती है जनता, तो 6ठी जो लोकसभा होती है 1977 में, यहाँ पे एक नई पार्टी के रूप में, जो जैसे अभी इंडिया गठबंधन बना है, छोटे छोटे दल जो हैं, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, वो आपस में मिलकर एक बड़ी पार्टी का नाम इंडिया दिया है। उसी तरह यहाँ पे 1977 में 7 पार्टी थी, 7 ऐसी छोटे छोटे दल थे जो एक समूह बनाकर, संगठन बनाकर एक जनता दल के नाम से उभर कर आया। जनता दल जैसे अभी है, छोटे कई दल समूह बनकर, इसमें इंडिया गठबंधन में इंडिया जो संगठन बना है, इंडिया जो समूह बना है, उसमें कई छोटे छोटे दल मिलकर एक समूह बनाया, एक संगठन बनाया, जिसका नाम इंडिया दिया गया है। उसी तरह 1977 में 7 छोटे छोटे जो दल थे, छोटी छोटी जो पार्टी थी, उन्होंने मिलकर एक जनता दल बनाया, एक जनता पार्टी बनाई। और उस जनता दल पार्टी का नाम नेतृत्व मोरारजी देसाई कर रहे थे, मोरारजी देसाई थे। और उस 6ठी लोकसभा में जनता जो पार्टी थी वो उभर कर सामने आई, वो उभर कर आई और उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। और दूसरी पॉइंट, मोरारजी देसाई पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी थे, नॉन कांग्रेसी थे, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ तक वर्चस्व था 1977 तक। 77 से मोरारजी देसाई आए और ये मोरारजी देसाई नॉन कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री के पद पर आए, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री का पद ये समझ लिए गांधी परिवार के पास था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक। इसके बाद मोरारजी देसाई, जैसे कि अभी बताया कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और इतिहास दोहराएगा, फिर दोहराएगा भी। क्यों? क्योंकि देखिए, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई पहले तो नॉन कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने 1977 में। और उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, जैसे कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और ये भी गैर कांग्रेसी और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहे और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो 1977 से मोरारजी देसाई थे। इसके बाद इनको उसमें लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी में फूट पड़ने के कारण बहुमत, मंत्रियों ने बहुमत खींच लिया। बहुमत लेने के बाद इनको क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये ऐसे मोरारजी देसाई प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, तो इनको इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि सभी मंत्रिपरिषद को फूट पड़ गई और उनमें बहुमत कम नहीं मिला। इसके बाद फूट पड़ने के बाद इधर उधर हो गए, जिसके कारण इनको प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। इनके इस्तीफा देने के बाद ये चौधरी चरण सिंह आते हैं 1979 से 80 तक। मोरारजी देसाई ने 1979 तक ही कार्य किया, 2 साल कार्य किया, 77 से 79 तक। इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह आते हैं। चरण सिंह आते हैं, ये भी गैर कांग्रेसी रहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस से सहमत रहते हैं, कांग्रेस की तरफ होते हैं, कांग्रेस के से मिलजुल कर, मतलब कांग्रेस से बातचीत कर कर और कांग्रेस के उससे सहमत से ये प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन ये इसके बाद कुछ समय 1979 से 80 के बाद ये प्रधानमंत्री का पद छोड़ देते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ हो जाते हैं, कांग्रेस से पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ हो जाते हैं।
और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। संसद के किसी अधिवेशन में शामिल न होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री चरण सिंह थे। इसके बाद यहाँ 1980 के बाद ये भी प्रधानमंत्री पद छोड़ते हैं, तो उसके बाद 7वां लोकसभा होता है। 7वें लोकसभा का निर्वाचन होता है 1980 से 1984 में। इंदिरा गांधी दोबारा फिर प्रधानमंत्री पद पे आती हैं। 7वां लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें कांग्रेस का फिर वर्चस्व हो जाता है। कांग्रेस पार्टी फिर से बहुमत प्राप्त करके जीत हासिल करती है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पे आती हैं। जब इंदिरा गांधी पहले यहाँ पे लोगों ने इंदिरा गांधी का विरोध किया और इंदिरा गांधी को लोकसभा का 6ठी लोकसभा में इंदिरा गांधी को लोकसभा का चुनाव हारना पड़ा। और यहाँ पे फिर उन्होंने माफी मांगी जनता से, और जो भी मैंने कहा है कि जो भी गलत जो कार्य हुए हैं उनको वापस लेते हैं जो भी। और यहाँ पे आके 7वीं लोकसभा में जीत हासिल करने के बाद, प्रधानमंत्री का पद धारण करने के बाद, ग्रहण करने के बाद, यहाँ पे कृषि विभाग एक नाबार्ड की स्थापना करती हैं। और पहला अंटार्कटिका अभियान गया था वो इनके इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गया था, इनके प्रधानमंत्री के पद पे रहते। उसके बाद इंदिरा गांधी की जो साउथ में रैली के संबोधन कर रही थी दक्षिण भारत में, तब वहाँ इनका कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो इंदिरा गांधी की प्रथम ऐसी प्रधानमंत्री होती जिनके कार्यकाल में के दौरान हत्या होती है, वो इंदिरा गांधी की होती है। इंदिरा गांधी की हत्या की जाती है। जब यहाँ पे हत्या होती है तो प्रधानमंत्री का पद भाई गांधी परिवार में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। तो भाई यहाँ पे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहले ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके एक पुत्र संजय गांधी, वो उनकी भी किसी कारण से पहले मृत्यु हो जाती है। बचते आपके राजीव गांधी हैं। राजीव गांधी उस समय MP हुआ करते थे किसी के। तो यहाँ पे पद ये ग्रहण करते हैं और 8वीं लोकसभा का निर्वाचन होता है 1984 से 1989 में। इसके बाद 9वीं लोकसभा, और ये राजीव गांधी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी प्रथम युवा प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। राजीव गांधी 40 वर्ष की अवस्था में इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और मोरारजी देसाई 81 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। 81 वर्ष की आयु में सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाले मोरारजी देसाई थे, और सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी थे ये। इसके बाद 9वीं लोकसभा का चुनाव 1989 में होता है, और ये भी यहाँ पे वीपी सिंह आपके यहाँ पे क्या कहते हैं लोकसभा क्या कहते हैं विजय हासिल करते हैं, जीत हासिल करते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, और ये भी नॉन कांग्रेसी होते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। 9वीं लोकसभा में जो ये 2 साल 1989 से 1989 से 1991 तक, और ये प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा त्यागपत्र देना पड़ता है। इनके कारण लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इनको अविश्वास प्रस्ताव के तहत इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव जिनके खिलाफ लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव के बाद इनको त्यागपत्र देना पड़ा। किसको? विश्वनाथ प्रताप सिंह को। इनको इस्तीफा देने के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये भी गैर कांग्रेसी होते हैं। इसके बाद 10वीं लोकसभा का निर्वाचन 1991 में होता है, और ये कांग्रेस गांधी परिवार से ही संबंध रखते हैं, मतलब उनके मित्र होते हैं, खास होते हैं। और दक्षिण भारत में जब इनकी क्या कहते हैं हत्या हो जाती है तो राजीव गांधी से वो सहमत पाकर आपस में बातचीत करके PV नरसिम्हा राव को लोकसभा का निर्वाचन में इनको निर्वाचित किया जाता है, और 10वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में PV नरसिम्हा राव आते हैं, और ये प्रथम दक्षिण भारतीय व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। तो ये इसके बाद 11वीं लोकसभा में आपका फिर यहाँ पे बीजेपी आते हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी उभर कर आती है 11वीं लोकसभा में। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं, और इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहता है, मात्र 17 दिन तक रहता है प्रथम। और ये गैर कांग्रेसी ये भी होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी नॉन कांग्रेसी गैर कांग्रेसी होते हैं, लेकिन सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी हैं। 17 दिन तक ये कार्य करते हैं।
क्योंकि इनको भी मंत्री लोकसभा में बहुमत ना होने के कारण इनको यहाँ से इस्तीफा, प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना पड़ता है। जब यहाँ से ये इस्तीफा दे देते तो यहाँ पे समझिए 11वीं लोकसभा, जैसे तीसरी लोकसभा में खिचड़ी बन रही थी, यहाँ भी बनेगी 11वीं में भी। प्रधानमंत्री के रूप में 17 दिन तक अटल बिहारी कार्य करते हैं 11वीं लोकसभा में। इसके बाद इस्तीफा देने के बाद एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं, 96 से 97। इसके बाद इनको ये भी पद से हटते हैं। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल ये 1997 से 98 तक रहते हैं, 1 साल तक ये काम करते हैं। इसके बाद पुनः 12वीं लोकसभा का जब 1998 में निर्वाचन होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी फिर लोकसभा में बहुमत दल का चुने जाते हैं और इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग कर दी जाती है। जब लोकसभा भंग हो जाती है तो इन्हें भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है 1998 से 99 में। इसके बाद 13वीं लोकसभा 1999 में फिर चुनाव होता है और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुमत दल के नेता के रूप में उभर कर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में आती है और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ मिलती है, शपथ ग्रहण करते हैं प्रधानमंत्री का पद आसीन करते हैं। कब? 13वीं लोकसभा में 1999 से 2004 तक ये अपना, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे, क्योंकि ऊपर से देखिए जितने भी गैर कांग्रेसी आए उन्होंने कोई भी 5 वर्ष का प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल 5 वर्ष का है, कोई भी कार्यकाल 5 वर्ष किसी भी गैर कांग्रेसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के पद पर रहने पर कोई 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 13वीं लोकसभा में आके 1999 से 2004 तक अपना प्रथम कांग्रेसी व्यक्ति के रूप में अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है आके। कब? 13वीं लोकसभा में आके। भाई यहाँ देखिए 6वीं लोकसभा 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते, नॉन कांग्रेसी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते, लेकिन कार्यकाल इनका 5 वर्ष का पूरा नहीं हो पाता। 1977 में प्रधानमंत्री के पद में शपथ लेते हैं और 1979 में इनको इस्तीफा त्याग पत्र देना पड़ जाता है। इसके बाद चरण सिंह आते हैं। चरण सिंह 1979 से 1980 तक रहते हैं, 1 साल रहते हैं। इसके बाद 7वीं लोकसभा का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, जिसमें फिर कांग्रेस दल बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करती हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी की कार्यकाल में हत्या हो जाने के बाद गांधी परिवार से अगला प्रधानमंत्री चुना जाते हैं। 8वीं लोकसभा का निर्वाचन होता है जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते हैं। इसके बाद 9वीं लोकसभा में फिर नॉन कांग्रेसी गैर कांग्रेसी का चुनाव होता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं और लेकिन इनका कार्यकाल, इनको लोकसभा में इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो पारित हो जाता है, जिसके कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये हो गया, ये भी गैर कांग्रेसी पूरा नहीं कर पाए कार्यकाल। चंद्रशेखर आते हैं, इनका भी ये कुछ समय के लिए रहते हैं। इसके बाद 10वीं लोकसभा का चुनाव होता है। 10वीं लोकसभा का चुनाव जो होता है वो कांग्रेस के रूप में होते हैं, कांग्रेस दल के होते हैं। ये पी.वी. नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के होते हैं और ये प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री के रूप में पी.वी. नरसिम्हा राव 10वीं लोकसभा का वो करते हैं, निर्वाचन में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव चुने जाते हैं। इसके बाद 11वीं लोकसभा में फिर गैर कांग्रेसी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है और बहुमत दल के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते हैं। लेकिन इनको बहुमत न मिलने के कारण लोकसभा में इनको भी इस्तीफा देना पड़ता है और ये 17 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पे रहते हैं। तो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी है। इसके बाद जब यहाँ से ये इस्तीफा देते थे एच.डी. देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, ये 2 लोग और आते हैं, लेकिन इनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता, 1-1 साल के लिए रहते हैं। इसके बाद 12वीं लोकसभा का चुनाव फिर होता है। 12वीं लोकसभा में फिर बताया भारतीय जनता पार्टी समय उभर कर सामने आती, बहुमत दल के नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में फिर शपथ ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण करते हैं, जीत हासिल करते हैं और पद ग्रहण करते हैं। लेकिन लोकसभा भंग हो जाती है, 12वीं लोकसभा भंग हो जाती है। कब? 1998 से 99 में, 1 साल में ही ये लोकसभा भंग हो जाती है। और लोकसभा भंग क्यों हो जाती? क्योंकि बताया कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी और इसका वर्चस्व था इस प्रधानमंत्री के पद में, तो ये फूट डालकर ये सब करती रही। इसके बाद 13वीं लोकसभा का निर्वाचन होता है 1999 से 2004 में। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और ये
पहले प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होते हैं जो 5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा करते हैं। इसके बाद 14वीं लोकसभा 14 फिर कांग्रेस बहुमत प्राप्त करती है और कांग्रेस दल के नेता के रूप में मनमोहन सिंह 14वीं लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री पद पे होते हैं। तो 14वीं और 15वीं लोकसभा में आपके मनमोहन सिंह होते हैं। इसके बाद 16वीं 17वीं में आपके नरेंद्र मोदी, 16वीं से आपके भारतीय जनता पार्टी गैर कांग्रेसी व्यक्ति 16वीं लोकसभा में चुनाव जीतती है। उसके बाद गैर कांग्रेसी व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते हैं और 16वीं और 17वीं पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करते हैं गैर कांग्रेसी, और अभी पुनः 18वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। और 18वीं लोकसभा का चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, उसमें भी बहुमत दल के नेता के रूप में बहुत बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है और बहुमत दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को नए प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये आपकी 18वीं लोकसभा है जो तीसरी 2024 में 18वीं लोकसभा का निर्वाचन हुआ, जिसमें आपको भारतीय जनता पार्टी के रूप में बहुमत दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने शपथ ली है। किस लोकसभा की? 18वीं लोकसभा में। और बहुत बड़ी पार्टी के रूप में सामने उभर कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है और इसमें नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और इसमें बहुमत दल के नेता के रूप में इसमें नरेंद्र मोदी को 18वीं लोकसभा में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो ये थे आपकी पहली से लेके 18वीं लोकसभा तक सारी लोकसभा एक एक करके, और उसमें कौन कौन प्रधानमंत्री रहे इसके बारे में क्लास थी।